everyone. No, sorry. Hello elements. हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था एक जनरल इंट्रोडक्शन जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो अनस्टेबल एटम थे जिसके बारे में हमने बात की थी कि भाई एटम अनस्टेबल होते हैं, अगर तुम लोग उसको आयंस में भी कन्वर्ट कर लोगे तो बेसिकली वो एटम्स तो रहेंगे नहीं, आयंस में रहेंगे, पर एटम अनस्टेबल होते हैं फ्री स्टेट में। यहाँ तक हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एटम कंबाइंड स्टेट में कैसे स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, मेरे पास एक एटम है जिसको हम नाम दे देते हैं एटम 1, एक दूसरा एटम है जिसको नाम दे देते हैं एटम 2। अब ये दोनों को स्टेबल होना है। व्हाट दे प्रेफर के भाई हम लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हम लोग एक बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं हम दोनों के बीच में। तो मैं बोलूँ कि वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में आ जाएंगे। क्यों वो दोनों कंबाइंड स्टेट में आए? बट ऑब्वियस वो दोनों को स्टेबल होना था, इसलिए वो अपने कंबाइंड स्टेट में आए। अब कंबाइन होना है, स्टेबल होना है, सब कुछ होना है, उसको जो चाहिए वो करना है उसको। तो अब वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे बॉन्ड। तो अब इधर होगी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। अब बॉन्ड कितने कितने टाइप्स के होते हैं? तो बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से? सबसे पहला आएगा आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुना होगा पहले बहुत बार ये दो बॉन्ड्स के बारे में, ये दोनों के बारे में सुना होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी शायद ही सुना होगा, पर आयोनिक और कोवैलेंट के बारे में तो सुना ही होगा। पता होगा आयोनिक बॉन्ड क्या है। जिस किसी को भी नहीं पता टेंशन मत लो, हम इधर कर रहे हैं क्या होगा आयोनिक बॉन्ड में। सो आयोनिक बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक वर्ड छुपा है, कौन सा? आयन। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे मैं एटम को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को फॉलो करूंगी और उसको आयंस में कन्वर्ट करूंगी, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आयोनिक बॉन्ड में कौन बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड में बॉन्ड जिसके बीच में बनेगा वो कौन होंगे? वो आयंस होंगे। अब आयंस में ले जाना है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मेरे पास, हम लोग अभी एटम को नहीं लेते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे समझते हैं। मेरे पास ए है, ए नाम का एटम है, और है मेरे पास बी। अब ए अनस्टेबल है, बी भी अनस्टेबल है। अब वो लोग कन्वर्ट होंगे आयंस में, क्योंकि वो लोगों को क्या बनाना है? आयोनिक बॉन्ड, जो किसके बीच में बनेगा? सिर्फ आयंस के बीच में ही बन सकता है, तो उसके लिए आयंस भी तो बनना पड़ेगा। तो ए क्या करेगा? ए को हम कंसिडर करते हैं कि वो हमारा सोडियम की तरह एक्ट करेगा, और बी को कंसिडर कर देते हैं वो हमारा क्लोरीन की तरह एक्ट करेगा। अब ए सोडियम की तरह एक्ट कर रहा है तो मैं बोलूंगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, क्योंकि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281, क्लोरीन की क्या होती है? 287। इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, एटम से आयन में जाएगा, नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर लेगा। तो मैं अगर ए के टर्म्स में उसको बोलूं तो ऐसा बन जाएगा ए प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। समझ आया? और बी क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि 7 है, उसको भी नोबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो वो किसकी नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा? 288। मतलब हमारी आ जाएगी आर्गन की नोबल कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर लेगा, क्योंकि आर्गन में 288 होता है। समझ आया? अब ये जो बी है वो तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब बी माइनस। अब मेरे ये दोनों कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो अब हम लोग दोनों के बीच में बॉन्डिंग करवाते हैं। ए प्लस, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ध्यान से देखना, मेरे पास है ए प्लस, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। दूसरी साइड हमारा जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था बी माइनस। बी माइनस कैसे फॉर्म हुआ? ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो निकला वो इसने गेन कर लिया। समझ आ रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो बन गया बी माइनस। अब ये दोनों क्या करेंगे? अंदर अंदर हाथ मिला लेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव है, डिफरेंट पोल्स है, तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस वही होगा। ये हमारा कौन है? कैटायन है। ये कौन है? एनायन। वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला के क्या बना देंगे? ए बी। तो ये जो कंपाउंड हमारा बना वो कैसे बना?
वो बना आयोनिक बॉन्ड से। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। या फिर उसका जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? और एज पर 9th-10th में आपने पढ़ा होगा वैलेंसी किसको बोलते हैं? हम जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं और लूज या गेन करने के बाद जो चार्ज एटम के सिर पे लगता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी आएगी तो अपने आप चार्ज आ जाएंगे पिक्चर में। अगर चार्ज आ गया तो आयंस आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे तो आयोनिक बॉन्ड करवा सकते हो आप लोग, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? तो उसका रीजन ये है कि फिजिक्स के चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो अलग अलग चीजों के बीच में ही हो सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होगा इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने फिजिक्स में भी देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चैप्टर 1 में, कि उसके अंदर भी अगर दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं चार्ज तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक कैटायन है एक एनायन है। इधर भी वही कंसेप्ट लगेगा, इसलिए उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। ऐसी बॉन्डिंग जिसमें कैटायन और एनायंस प्रेजेंट हो, मतलब आप लोग बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड एक कैटायन और एक एनायन के बीच में बनेगा। इधर तक क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाती हूँ, तब तक इधर तक नोट कर लो। ओके, लिखो इसकी डेफिनेशन। आयोनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन में लिखो, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने इधर देखा मेरे पास इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब उसने क्या किया? पूरा का पूरा दे दिया, भाई तू ले ले, पूरा का पूरा ले ले इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको छोड़ दिया, अब तो उसको उसके घर में रख सकता है। ये बेसिकली वैसा है कि अगर दो लोगों के बीच में शादी हो रही है तो ये जो ए है ना वो लड़की वालों का घर है, अब उधर से लड़की निकल रही है, अब निकलेगी तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन उधर रहेगी एक दिन इधर रहेगी, एक दिन लड़के के घर पे रहेगी एक दिन अपने घर पे रहेगी, ऐसा नहीं होगा ना। उसने शादी कर ली तो वो निकल जाएगी, वो निकल के किसके घर में जा रही है? लड़के के घर में, बी के घर में जा रही है। तो बेसिकली बस शादी से भी समझ सकते हो कि कैसे आयोनिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर हुआ? और इधर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब फैमिली के मेंबर में से एक मेंबर जा रहा है बस, और उसमें एक मेंबर गेन हो रहा है, वही कंसेप्ट है। तो लिखो, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन to complete its outermost orbitals by acquiring 8 electrons, that is octet, or 2 electrons, that is doublet। इधर तक क्लियर हुआ? अब आगे ये लिखो, ये जो हमने इधर मैंने समझा ना, अब उसके भी स्टेटमेंट्स है वो भी लिख लो, नोट्स में इजी रहेगा पढ़ने के लिए। A completely transfers its one electron to B, forming A plus and B minus। क्लियर? इसके बाद लिखो, these ions are unstable atoms forming ionic bond to become stable। क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। एक काम करते हैं, बेसिक वाला एग्जांपल ले, सोडियम क्लोराइड वाला ले लेते हैं, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड वाला। पहले सोडियम क्लोराइड से समझते हैं। अब एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। अब ये कंपाउंड स्टेबल क्यों है? क्यों इसको स्टेबल हम बोलते हैं? तो इसको स्टेबल बोलने का भी रीजन यही है कि ये जो कंपाउंड बना है वो आयोनिक बॉन्ड के प्रेजेंस से बना है। वो कैसे, वो देखते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं? सोडियम दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है। लिख लो इधर, एक सोडियम एक क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, तो 2 8 1, और इसका क्या होता है? 17 2 8 7। अब देखना, अब ये सोडियम क्या करेगा? ऑक्टेट रूल सोचो। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भाई मुझे लास्ट में कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए, तो ये सोडियम क्या करेगा? उसको भी 8 चाहिए। अब वो 7 गेन तो नहीं कर सकता, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां से लाएगा? तो वो क्या करेगा? 1 लूज कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ इधर ऐसे रिएक्शन होगी, सोडियम
ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया ना, उसको रिएक्टेंट साइड क्यों लिखेंगे, जब गेन होगा तो उसको रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे। और क्लोरीन ने क्या किया, इसने जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो क्लोरीन ने अपने अंदर ले लिया। ऐसे क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन एटम है, अब वो क्या करेगा, ये जो निकाला उसने 1 इलेक्ट्रॉन वो उसने अपने अंदर ले लिया और क्या बना दिया, Cl माइनस। माइनस तो पता है गेन होगा तो माइनस, लॉस होगा तो प्लस, वही है, ये रिएक्शन हो गई। अब मैं लिख सकती हूँ आयंस बन गए, जो एक अनस्टेबल एटम ही होता है, तो ये दोनों को मैं रिएक्ट करवा के बना दूं NaCl। ये जो कंपाउंड बना अब ये स्टेबल है, दोनों की नीड सेटिस्फाई हो गई, इसकी भी नोबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई क्योंकि Na+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 2,8, इसकी भी नोबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई क्योंकि इसकी क्या बन जाएगी 2,8,8। दोनों ने बॉन्डिंग भी कर ली, सारी जगह पे से देखने जाए सब कुछ स्टेबल हो गया। इधर तक नोट करो, आगे करते हैं। ओके तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं, कैल्शियम क्लोराइड वाला। तो कैल्शियम क्लोराइड वाले एग्जांपल में कैल्शियम 20, क्लोराइड जो होगा वो 17। तो ऐसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसके कितने हैं 7। ऑक्टेट रूल दोनों फॉलो करेंगे तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा। ये क्या करेगा, अब इधर चेक करो हमारे पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, और कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो कैल्शियम ने इधर से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ने ले लिया, वैसे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया। एक बार देख लो समझ आ जाएगा। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब कैल्शियम +2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसने लिए, एक क्लोरीन ने और एक जो था वो दूसरे क्लोरीन ने लिया, मतलब दोनों एक एक ने ले लिए। तो मैं इसमें डायरेक्ट ऐसा लिख सकती हूँ कि 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ऐसा बनाया, ऐसा लिख सकती हूँ मैं डायरेक्ट। बैलेंसिंग करेंगे तो अब ये आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है तो हम इसको अगर कंबाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा। और इससे और एक चीज हमें पता चले कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग विदाउट वैलेंसी, मतलब तुम लोगों को वैलेंसी पता होनी चाहिए, और वैलेंसी कैसे पता होगी, लूज और गेन करने से पता चलेगी। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसकी वैलेंसी क्या हुई +2। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। तो वैलेंसी इज नथिंग बट द चार्ज ऑन एन एटम, या फिर आयन बोल दो उसको। क्लियर हो गया, इधर तक नोट करो, आगे देखते हैं। इसको हम समझते हैं बेस्ड ऑन द लेविस सिंबल। तो मेरे पास है कैल्शियम, कैल्शियम के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 क्लोरीन है तो मैं इसको आजू बाजू बना देती हूँ। क्लोरीन के पास कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कैल्शियम लूज करके इसको दे देगा, इधर आ जाएगा, और ये जो एक है वो लूज करके इसको दे देगा, इधर आ जाएगा। बस लेविस में दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो कि ये एक इसने दे दिया, ये एक इसने दे दिया। क्लियर हुआ। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्डिंग। उसके अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स आएंगे। कौन से, सबसे पहले आएगा हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा आएगा लेटाइस एंथैल्पी। अब ये सब क्या होता है एक एक करके आराम आराम से समझते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा एक काम करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करवाती हूँ। ये दोनों चीजों को रिलेट करते हैं हम, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ओके तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चे बाहर निकल जाते थे कि चलो खेलने जाते हैं। अब के जमाने में क्या होता है कि भाई फोन पे बैठे रहते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि भाई बाहर जाओ, आउटडोर गेम्स खेलो, पर हम फिर भी नहीं जाते। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पीछे से लगाएंगे कि निकलो बाहर, फिटनेस पे भी ध्यान दो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमें एनर्जी देते हैं, क्या करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। क्या किया पेरेंट्स ने, हमें पीछे से लगाई कि चलो निकलो। तो क्या किया वो लोगों ने, दे हैव गिवन अस एनर्जी, वो लोगों ने प्रोवाइड की हमें एनर्जी, क्या करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो जब पेरेंट्स हमें एनर्जी देते हैं, मतलब एनर्जी वो लोगों ने इन्वेस्ट की हमें मानने के लिए, तो जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी ताकि हम घर से बाहर निकले और खेले, उस चीज को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझना है मैम क्या बोल रहे हो।
तो इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि मेरे पास एक एटम है। अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकलना है स्टेबल होने के लिए। हम लोगों ने देखा था कि वो जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na+1 बन जाता है। तो अब इसमें जब वो बाहर निकल रहा है तो कैसे निकलता है? अपने आप तो नहीं निकल जाता, कुछ एनर्जी उसको चाहिए होगी, या फिर कोई एनर्जी रिलीज करेगा या गेन करेगा। बेसिकली या रिलीज होगा या गेन होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अब ये सोडियम क्या करेगा? तो सोडियम का जो न्यूक्लियस है तो उसको हम बाहर से एनर्जी देंगे। मतलब इधर जो बाहर से हमने एनर्जी दी वो कौन हुआ? वो हुई मम्मी। और जो अंदर से बच्चा निकला बाहर वो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इधर जो चाइल्ड है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब बेसिकली बच्चा बाहर तो निकल गया, बाहर खेल रहा है। अब उसको बाहर खेलने में इतना मजा आ रहा है कि उसको अंदर ही नहीं आना है। भाई मैं बाहर ही खेलूंगा, मम्मी बोल रही है कि भाई चुपचाप अंदर, आप बहुत खेल लिया आज के दिन, उसको नहीं आना। तो अब वो क्या करेगा? अब मम्मी बोल रहे हैं तो आना पड़ेगा। अब वो जब अंदर आएगा, घर में आएगा, तो वो थक गया होगा ना, उसने खेला, उसने खुद की एनर्जी यूज की खेलने में, तो वो थक गया होगा। एनर्जी लूज की मतलब खेल लिया, एनर्जी सारी यूज हो गई और उसके बाद वो फिर से घर में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो इसका बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि एटम को अपने शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे हमने क्लोरीन वाले में देखा था, क्या देखा था क्लोरीन में? कि जो हमारा क्लोरीन है वो 17 होता है, मतलब 2, 8 और 7, और इसको स्टेबल होने के लिए कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। क्या करना है? गेन करना है। तो वो जो मैंने एग्जांपल दिया उससे थोड़ा रिलेट करो। जब बच्चा खेल के घर में आया मतलब कुछ गेन हुआ, घर में बच्चा आ गया, और जब घर में आया तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करके आया। क्लियर हुआ? मतलब इधर मैं लिखूंगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब जो हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी को देंगे क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। इसका मैं एक स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, वो लिखो, उसके बाद समझाती हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी is the energy required to lose an electron from an atom's outermost shell. Ionization enthalpy is the energy required to lose an electron from an atom's outermost shell. इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो बच्चा है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, मम्मी ने क्या किया? पीछे से ठोका के चल निकल बाहर। तो मम्मी ने क्या किया? एनर्जी दी बच्चे को लूज करने के लिए, बच्चे को निकालने के लिए। अब क्लियर हुआ? अब लिखो वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is the energy changed that takes place when an electron is added to an outermost valence shell. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो हम लोगों ने वो जो समझा था ना कि बच्चा अब अंदर नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बाहर ही खेलूंगा। पर जब मम्मी ने फिर से बोला कि चल अब अंदर आ जा, तो अब उसको आना पड़ेगा क्योंकि मम्मी बोल रहे। तो जब वो अंदर आ जाएगा तो वो अपनी सारी एनर्जी यूज करके आया, खेल के आया तो थक गया होगा, तो एनर्जी सारी उसने यूज कर ली और फिर वो अंदर आया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? मैंने क्या लिखवाया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब वो अंदर आया तो वो अपनी एनर्जी लूज करके आया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा? इसमें एनर्जी गेन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें जो एनर्जी होगी वो लूज होगी। क्या करने के लिए? टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? समझा? जो हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा, इतना नोट कर लो पहले। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ऑक्टेट रूल वाला पार्ट 1, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या तो लूज कर देगा, क्योंकि उसको उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये चीज एटम कर रहा था।
अब मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि जब कुछ भी हमें मिलेगा या हमारे पास से कुछ भी जाएगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो लगेगी या तो रिलीज होगी। वही चीज इधर हम पढ़ रहे हैं। अब इसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हमारे पास इधर पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दिख रहा है। पीरियोडिक टेबल में एक चीज होती है अलोंग द पीरियड और एक चीज होती है डाउन द ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप के अंदर आप लोगों को इधर जैसे दिख रहा है कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारी एटम्स की साइज बड़ी होती जाएगी, और जब एटम बड़ा होगा दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके जो शेल्स है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब बहुत दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। और जो न्यूक्लियर का वैलेंस शेल के ऊपर जो एक अट्रैक्शन होता है ना, जिससे वो उसको खींच के रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, वो कम होता जाएगा। यार मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूँ यार, थोड़ा सिंपल बेसिस से समझते हैं तो ठीक है। अभी पीरियोडिक टेबल को हटाते हैं, पहले देखते हैं एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो स्टूडेंट है, हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी। जो स्टूडेंट ए है वो कहाँ रहता है, वो हॉस्टल में रहता है, मतलब मैं बोल सकती हूँ अपने पेरेंट्स से दूर रहता है। और एक है हमारे पास स्टूडेंट बी, वो कहाँ रहता है, वो घर पे रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो अगर हॉस्टल वाले को बाहर जाना होगा फ्रेंड्स के साथ घूमने, हैंग आउट करने, तो वो क्या पूछ के जाएगा घर पे कि भाई मैं जाऊं कि ना जाऊं? वो क्या हर एक डिटेल बताएगा कि मैं इतने बजे निकला अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा सब पूछ के जाएगा? वो नहीं, उसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी या इतना नजर वो जो पेरेंट्स रखते हैं ना, वो नजर नहीं रखेंगे उतनी जितना वो बी वाला स्टूडेंट घर पे है ना उसके ऊपर रखी जाएगी। अब जैसे स्टूडेंट बी है, उसको कहीं पे जाना है तो भाई सब वो लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वो लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो एटम में भी वही होता है। अब जो न्यूक्लियस है ना वो पेरेंट्स है हमारे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो है हम लोग जो बाहर जाते हैं। अब जब ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना दिए, अब इलेक्ट्रॉन्स जब इसके बहुत नजदीक होगा, मतलब मैं बोल देती हूँ फर्स्ट शेल में होगा, बहुत नजदीक होगा, तो मैं बोल सकती हूँ ये कौन सा स्टूडेंट हुआ, ये हमारा वो स्टूडेंट हुआ जो घर पे रहता है, क्योंकि पेरेंट्स की नजर इसके ऊपर ही रहेगी कि भाई तू इधर से निकल के दिखा, सिर्फ मैं देखता हूँ तू भी इधर से कैसे जाता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। और जो बहुत ही लास्ट में, जैसे कोई भी बड़ा सा एटम जिसके जो वैलेंस शेल है वो बहुत पीछे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा कौन सा स्टूडेंट हुआ, वो हमारा हुआ ये है बी वाला। और ये कौन सा स्टूडेंट हुआ, ये हुआ ए वाला जो हॉस्टल में रहता है। उसको क्या है, सिर्फ इन्फॉर्म कर लो और निकल जाओ। तो ये तो इजीली निकल जाएगा। क्यों इजीली निकल जाएगा? क्योंकि इसका जो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो बट ऑब्वियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर बी वाले के ऊपर तो बहुत ज्यादा, मतलब उसको पकड़ के रखेगा कि मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। और जो ए वाला है उसको ऊपर होगा पर कम होगा, वो इजीली निकल जाएगा, इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी हमें निकालने के लिए। अब एक और चीज, एक और केस लाते हैं हम लोग। अब निकलना दोनों को है, घूमने दोनों को जाना है, कुछ भी हो जाए घूमने तो हम जाएंगे, वैसा सीन है इधर। ए वाला तो क्या करेगा, निकल जाएगा, थोड़ा समझाएगा, थोड़ी उसकी एनर्जी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी उसकी यूटिलाइज होगी समझाने में कि भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे अलाउ कर लो। या फिर वो होता है ना फ्रेंड्स गोवा जाएंगे तो मनाना पड़ेगा पेरेंट्स को। अब हॉस्टल से जा रहा है तो चले जाएंगे ना, कभी कभी नहीं बता के भी जाएंगे, पर अगर बता के जा रहे हैं तो वो लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, पर बहुत कम लगेगी। पर अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो फिर इधर दिक्कत वाली बात है। अब ये कैसे, तो घर पे हो, पेरेंट्स के सामने से ही हमें निकलना है और उनके सामने से ही हमें घर में भी आना है, तो बट ऑब्वियस उन लोगों को मनाने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। वैसा ही सीन इधर होता है। अब ये कैसे, अब फिर से बुलाते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो देखो इधर पीरियोडिक टेबल, उसमें हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमारी एटम की साइज बड़ी होती जाएगी। तो एटम जब बड़ा होगा तो वो जो शेल होगा वो दूर चला जाएगा ना, वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में पार्ट अगर लेगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से लेता है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो दूर चला जाएगा। दूर चला जाएगा मतलब इधर कौन सा केस आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट ए वाला केस आ जाएगा। डेट मीन्स वो इजीली निकल सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, बोल सकती हूँ। सोचो मैंने ऐसा क्यों बोला। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अब जब नीचे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, वो ऑलरेडी घर से दूर रहता है, अपने आप ही निकल जाएगा, परमिशन लेने की नीड ही नहीं, और अगर होगी भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए।
क्लियर हुआ? और अब देखते हैं कि ऊपर से नीचे डिक्रीज क्यों हुई। नीचे आते आते डिक्रीज इसलिए हुई क्योंकि जो साइज है उसका बड़ा होता जाएगा, और साइज बड़ा होगा दैट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही दूर होंगे न्यूक्लियस से, तो अपने आप निकल सकते हैं। और अगर हम टॉप वाले एटम्स देखें, जैसे सोडियम है हमारा, लिथियम है, वो सारे बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो छोटे एटम्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगा। भाई तो कुछ भी कर ले, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, वैसा सीन हो जाता है। तो उधर हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है कि प्लीज न्यूक्लियस भैया इनको छोड़ दो, इनको स्टेबल होना है। समझ आया? बस वही सीन, आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि जो एनर्जी रिलीज होगी जब मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगी, एनर्जी रिलीज होगी जब मैंने किसी को बुलाया। हमने वो वाले एग्जांपल से देखा था ना अभी, जो मम्मी बोल रही थी भाई घर से बाहर जाओ, फिर वो अंदर आया तो थक के आया था, दैट मीन्स उसकी सारी एनर्जी रिलीज हो गई, उसके बाद अंदर आया, दैट मीन्स कि जब एनर्जी लूज होगी या रिलीज होगी तब वो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब इसको समझते हैं पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। तो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे देखे, ओके पहले अलोंग द पीरियड वाला देख लेते हैं। ग्रुप वाला हो गया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, अलोंग द पीरियड देखते हैं। तो अलोंग द पीरियड में जब हम इधर से इधर जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो उसके अंदर हमें ऐसा पता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होगा उसके अंदर लिथियम आएगा, राइट साइड में तो सारे नोबल गैस और बहुत स्टेबल आइटम्स आ जाते हैं, और फिर आएगा हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, बहुत सारे आएंगे। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे पीरियड के अलोंग, तो उसमें साइज डिक्रीज होती जाएगी। मैम ये कैसे हो गया यार, कैसे हो गया? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज क्यों डिक्रीज हो रही है? तो साइज इसीलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल तो सेम है ना। जैसे लिथियम के पास 2 शेल है, वैसे ही फ्लोरीन के पास भी 2 शेल है। क्यों? क्योंकि वो दोनों लाई करते हैं सेकेंड पीरियड में। अब शेल सेम है, और बाहर वाली जो शेल है मैं इधर आपको समझाती हूँ। एक है मेरे पास लिथियम और एक है मेरे पास फ्लोरीन। जो लिथियम है उसके पास भी 2 शेल है, मतलब 2 1। इसके पास भी 2 शेल है, मतलब 2 और 7। अब दोनों के पास 2 2 शेल है, 2 शेल बना देते हैं। 2 शेल है दोनों के पास, बना दिया। अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इधर लिख लेते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर हमारे कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब चेक करो, इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है और इधर है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम ले लेते हैं बार मैग्नेट, एक नॉर्मल सा बार मैग्नेट ले लेते हैं, इसको बार मैग्नेट समझ लो, या फिर एक काम करते हैं हम ले लेते हैं वो आयरन रॉड वाला एग्जांपल होता है। जैसे मेरे पास बार मैग्नेट है और मैंने बार मैग्नेट का जो पॉजिटिव एंड है उसको मैंने किसी नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन करवाया कि भाई, तो वो क्या करेगा? तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, बट ऑब्वियस अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब इधर चेक करो, न्यूक्लियस हमारा पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, ये हम सबको पता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे के पूरे नेगेटिव होते हैं। अब न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, चेक करो, इधर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और इधर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है। इधर तो नेगेटिव चार्ज एक ही है, इंटरेक्शन होगा पर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना इसमें होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होगी, बहुत पास आ जाएंगे दोनों, बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे, जैसे ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला है और ये न्यूक्लियस है, तो वो उसको इतना खींचेगा कि वो धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो हमारा जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ? ये रीजन है। अब मैम साइज डिक्रीज हो गया, समझ आ गया, पर आयोनाइजेशन एनर्जी पे आओ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स पे अगर चलो आप लोग ही मुझे बताओ आयोनाइजेशन टर्म्स के बेसिस पे, तो आयोनाइजेशन टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के टाइम पे जो एनर्जी चाहिए वो, मैं इधर जा रही हूँ, साइज छोटा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, निकल पाएगा इजीली? इलेक्ट्रॉन लूज होगा इजीली? सोचो, होगा इजीली? नहीं होगा, एनर्जी चाहिए होगी। क्यों एनर्जी चाहिए होगी? वो उसको पकड़ के बैठा है, उसका पूरा ध्यान वो वैलेंस शेल के ऊपर ही है कि तू सिर्फ इधर से निकल के दिखा, वो वाला सीन है। समझ आया? और इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, होगा अट्रैक्शन, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, पर बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। अगर हम अलोंग द पीरियड कंपेयर करें तो, अलोंग द ग्रुप की बात नहीं चल रही, अलोंग द पीरियड कंपेयर करें तो
क्लियर हुआ? इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इधर जाते जाते एटम्स बहुत ही छोटू से हो गए होंगे और बहुत छोटे हो गए, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मीन्स कि उसको निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस नहीं जाने देगा। क्लियर हुआ पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी? इतना यहाँ तक नोट कर लो। अच्छा चलो मैं लिखवा लेती हूँ, पर अभी जितना समझ आए पहले लिख लो फिर मैं लिखवाती हूँ। एक बार नोट कर लो आयोनाइजेशन वाला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अब मैं समझाती हूँ आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब मुझे इलेक्ट्रॉन को गेन करना है पर उसमें थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स के ऊपर। मुझे किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है अब, और मुझे उसको मेरे जो फ्रेंड सर्कल होता है उसके अंदर उसको लेना है कि भाई एज हम सबके साथ फ्रेंडशिप कर ले। अब मैं उसको क्या ऐसा बोलूंगी कि भाई आ जाना भीख मांगते हैं कि चल फ्रेंडशिप कर ले फ्रेंडशिप कर ले, ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे। नेवर चेज ऑलवेज अट्रैक्ट, ये चीज होती है ना, तो ऑलवेज अट्रैक्ट, एक जो कोट है वो भी ये चीज बोलता है कि नेवर चेज ऑलवेज अट्रैक्ट। तो बस इधर हमें वही चीज करनी है। क्या नहीं समझ आया मैम, समझाओ। तो इधर आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हम लोगों की साइज बड़ी होती जाएगी, एटम की साइज बड़ी होती है, एटम की साइज बड़ी होगी, दैट मीन्स अट्रैक्शन उसका कम हो जाएगा। कैसे? तो बीच में न्यूक्लियस है, अब बीच में जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम हो जाता है, नॉट ऑब्वियस, क्योंकि साइज बड़ी हो गई है तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब जब वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे किसी को बुलाएगा अंदर? नेवर चेज ऑलवेज अट्रैक्ट। वही एटम भी फॉलो करता है। देखो मैंने बोला है ना, लाइफ और केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही सेम है, पूरा बस वही चीज है। तो नीचे जाते जाते एटम की साइज बड़ी होती जाती है ना, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड के अंदर हम जैसे जैसे जाएंगे, मैंने इधर एक्सप्लेन किया कि साइज डिक्रीज हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगी अलोंग द पीरियड। तो उसके अंदर अब देखो साइज छोटी हो गई। साइज छोटी क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी साइज छोटी क्यों हुई? क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो किसी भी बाहर अगर कोई आएगा इलेक्ट्रॉन उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। वही कंसेप्ट लगेगा कि भाई मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी है तो हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कैसे होगा? अगर साइज छोटी होगी। साइज छोटी क्यों होगी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो हम जब अलोंग द पीरियड जाएंगे, मतलब जब लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ इधर तक? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब हम देखते हैं कौन सा बाकी है, लेटाइस एंथैल्पी। तो क्या होता है लेटाइस एंथैल्पी? लेटाइस एंथैल्पी का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि जब मैं किसी भी एटम को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, मैं किसी भी दो एटम को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, पर इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो एटम है वो उसके फ्री स्टेट में होना चाहिए, फ्री स्टेट, और वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कौन से दो स्टेट में होना चाहिए? फ्री स्टेट और गैसियस स्टेट। मतलब वो अपने सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या है कि एटम फ्री स्टेट और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ये इतनी बेसिक सी कंडीशन है। और जब ऐसे एटम्स कंबाइन करेंगे जो उसके फ्री और गैसियस स्टेट में है तो हमारा 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बनेगा। और जब ये बनेगा तब जो इसके साथ एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलते हैं लेटाइस एंथैल्पी। सिंपल सा है, पर मैम एग्जांपल के बिना हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आता। ठीक है, देखो तो मेरे पास है सोडियम। सोडियम को हमने उसके फ्री स्टेट में तो ले लिया, पर इधर कंडीशन क्या है कि वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि भाई वो गैसियस स्टेट में है। प्लस क्लोरीन, उसको भी गैसियस स्टेट में ले लिया। दोनों ने मिला के NaCl बना दिया। ये तो सॉल्ट है तो सॉलिड स्टेट में होगा। अब इधर मैं बोल दूं कि 2 मोल्स है, तो क्या लेटाइस एंथैल्पी निकलेगी? लेटाइस एंथैल्पी कब निकलेगी? जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा तो ही हम बोलेंगे कि इसकी लेटाइस एंथैल्पी ये निकली। कभी भी लेटाइस एंथैल्पी उसकी ही कैलकुलेट कर सकते हैं जो गैसियस स्टेट से 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करेगा।
क्लियर हुआ इतना? अब इसके थोड़े अंदर के फीचर्स आते हैं। उसमें ये आता है कि जो लेटाइस एंथैल्पी है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस या फिर डिस्टेंस के स्क्वायर से। इसको हम लिख लेते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस, क्योंकि आयंस के बीच में है ना ये जो हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स है जो आयोनिक बॉन्ड में हम यूज करते हैं, तो वही है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो ये जो डी है दैट स्टैंड्स फॉर इंटर आयोनिक डिस्टेंस दो एटम के बीच में। अब इसको यूज कहाँ करना है? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ये सारी चीजों से कभी नहीं आएंगे कि भाई क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीजों से कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा आएंगे ऐसे सारे कंसेप्ट के ऊपर। अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो देखते हैं। इसके बाद वही देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि समझ आएगा कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कैसे एक्चुअली। इधर तक नोट कर लो। हम लोगों ने लेटाइस एंथैल्पी का रिलेशन देख लिया। क्या था उसका रिलेशन? लेटाइस एंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज ऑफ कैटायन चार्ज ऑफ एनायन माइनस डी स्क्वायर, वेर डी इज एन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इधर तक हो गया फिर। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशन में थोड़े एग्जांपल से समझते हैं इसको यूज क्यों करते हैं। चलो थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरा आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, NaCl CaCl एंड MgO, ये तीनों को कंपेयर करके बताओ किसकी लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी। कंपेयर करना है, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ लेटाइस एंथैल्पी। कैसे होगा, कैसे करेंगे? इससे क्या पता चल रहा है? इससे एक रिलेशन दिख रहा है कि जो लेटाइस एंथैल्पी होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? चार्ज ऑफ कैटायन या फिर एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? साइज से। क्लियरली दिख रहा है ये चीज? ये क्या है? ये है हमारा इंटर आयोनिक डिस्टेंस, मतलब साइज की बात चल रही है। इंटर आयोनिक डिस्टेंस मतलब साइज की बात चल रही है। कैसे देखेंगे इसके अंदर? ओके, तो सबसे पहले ये दोनों को चेक करते हैं। तो मेरे पास है NaCl और एक दूसरा है CaCl2। ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है हमारा एनायन, तो उसको अभी साइड पे रखते हैं। जो कॉमन है उसको निकाल दो, जो अलग है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास है इधर Na+1 और कैल्शियम+2, दो चीजें। चार्ज के बेसिस पे अगर मैं देखूं कि लेटाइस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो चार्ज के बेसिस पे चार्ज किसका ज्यादा हो रहा है? कैल्शियम का ज्यादा हो रहा है, +2 है। तो मैं बोलूँ कि अगर मैं चार्ज के बेसिस पे देखूं तो लेटाइस एंथैल्पी का ये दोनों में ऑर्डर ऐसा आ रहा है। ये सेम चीज अगर मैं साइज के ऊपर से देखूं ना तो भी हो जाएगी। कैसे? तो सोडियम+1 और कैल्शियम+2 दोनों में से सबसे छोटा साइज किसका है? तो ये चीज आपको पता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव पावर होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना एटम छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जो एटम का घर है वो छोटा हो रहा है, मेंबर्स निकल रहे हैं तो फैमिली छोटी हो रही है। और अगर कोई भी छोटा हो जाएगा दैट मीन्स उसकी साइज कम हो जाएगी। तो कैल्शियम की साइज क्या होगी? कैल्शियम की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर साइज डिक्रीज हुई दैट मींस लेटाइस एंथैल्पी इंक्रीज। तो अगर साइज के बेसिस पे देखें तो भी ये चीज प्रूफ हो रही है। तो इधर तक हमें समझ आ गया कि ये दोनों में किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। अब हम किसको कंपेयर करते हैं? अब एक काम करते हैं, अब हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ये दोनों को मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर दोनों हमारे ग्रुप 2 के हैं। तो मेरे पास अब कौन है? अब है मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं इसको और इसको भी कंपेयर करूंगी ना, ये दोनों को, तो भी चेक कर लो इसकी इससे तो ज्यादा ही होगी। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी ऑलवेज मोर इन टर्म्स ऑफ लेटाइस एंथैल्पी, क्योंकि उसका चार्ज क्या है हमारा Mg+2 में है और ये हमारा सोडियम+1 में है। तो बट ऑब्वियस इससे तो इसका ज्यादा ही होगा। अब ये दोनों में देख रहे हैं कि क्या बातें हैं। तो मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड, एक है कैल्शियम+2, एक है मैग्नीशियम+2। दोनों +2 वाले हैं पर साइज के बेसिस पे देख सकते हैं। अभी इसको साइड पे रखते हैं। सबसे पहले एनायन को एक बार देख लेते हैं। इधर है मेरे पास Cl- और इधर है मेरे पास O-2। सबसे बड़ा कौन है? चेक करो, सबसे बड़ा कौन है इधर?
लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कैटायन एनायन के। ओके, तो इसमें चार्ज किस पे ज्यादा है? इस पे चार्ज ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये दोनों पे तो चार्ज सेम ही है, इसमें चार्ज ज्यादा है, और जो चार्ज है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटाइस एंथैल्पी। मतलब ये दोनों के कंपैरिजन में भी ये ज्यादा हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ लेटाइस एंथैल्पी ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो एक काम करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं क्वेश्चन इधर नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर उसके आंसर्स मैं पिन कर लूंगी, वो टॉप पे मिल जाएंगे। पहला नहीं, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन हुआ NaI इजी सा ही कंसेप्ट है, ये दोनों रिलेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको यूज करके सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ ही नहीं है। बेरियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें आप लोगों को बताना है कि किसकी लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी। चलो ये सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो, ठीक है। और हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था ना आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया था, उसके भी थोड़े क्वेश्चंस है, वो भी लिख लो। लिखो सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। क्या करना है आप लोगों को? हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स में देखा था, एक सोडियम लिया था, क्लोराइड लिया था, एक को लूज करवाया था, दूसरे को गेन करवाया था, बस वैसे करके दिखाना है, पर आपको दोनों टर्म्स में दिखाना है, एक चार्ज वाले और एक जो हमने लेविस के सिंबल्स किए थे उसके बेसिस पे भी दिखाना है, रिएक्शंस दिखानी है। लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड from magnesium and bromide, from magnesium and bromide. Third question, formation of calcium sulfide, formation of calcium sulfide. Fourth question, formation of sodium sulfide, formation of sodium sulfide, दोनों में सल्फाइड है। सल्फाइड, सल्फाइड मतलब क्या होता है? सल्फाइड मतलब होता है S-2 सल्फाइड। क्लियर? चलो, जो ये कितने 5 क्वेश्चन और दूसरे ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब टोटल 9 क्वेश्चंस, उसके आंसर्स मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, मैं जो फाइनल आंसर है वो पिन कर लूंगी। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू रिवाइज, रिवाइज नहीं करोगे तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत कड़वा सच है 11-12 का। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रिवाइज करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और मस्त पढ़ो, एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड। और हाँ, ऑल्सो ये नोट कर लो,